हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 2022 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट्स कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग अभी ये क्वेश्चन करेंगे हिंदी के। तो अपनी कॉपी को साथ में लेकर बैठिए जिससे क्वेश्चंस कर पाएँ। ये हमें एकदम क्लियर हो चुका है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो आपके पेडागोजी के हैं और 15 जो हैं आपके गद्यांश और पद्यांश मिलाकर आते हैं, काव्यांश मिलाकर आते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम पेडागोजी वाले क्वेश्चन से करें। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है काव्यांश के, इनको हम अंतिम में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो आपका है वो 106 वाला प्रश्न है। ध्यान से इसका पढ़िए और उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ठीक, क्या पढ़ा है? सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? एक, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। दूसरा, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तीसरा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। चौथा, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना, क्या इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तीसरा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अब बच्चों के लिए जो अर्थपूर्ण होगी उसके लिए बच्चे भी अपनी उन गतिविधियों में अभिप्रेरित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। एक, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। दो, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। तीन, विद्यालय भाषा या राज्य की भाषा में। चौथा, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन किया जाना चाहिए। किसके लिए? प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन किया जाना चाहिए। एक, बच्चों के घर की भाषा या मातृभाषा में। दूसरा, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। तीसरा, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। चौथा, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन की भाषा में। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे एक, शब्द एवं वाक्य संरचना रखते हैं। दूसरा, उच्चारण का अभ्यास करते हैं। तीसरा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। चौथा, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, एक शब्द से आपको बार बार बचना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ये कविता है, अब कविता से क्या होता है? कविता से कभी आप ये तो जानेंगे नहीं कि आपको क्या नहीं जानेंगे, आपको व्याकरण में क्या पढ़ना है, ये आपको नहीं सिखाएगा कभी वो। तो बच्चे विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण नहीं सीखते, अपितु उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रखते हैं, उच्चारण व अभ्यास करते हैं, वह शब्द संपदा बढ़ाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षक बच्चों का आकलन करती है। एक, यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। दो, यह पता लगाने के लिए कि बच्चों की सीखने में कहाँ कमी आ रही है। तीसरा, बच्चों को उनके आगे की अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। चौथा, बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। बताइए, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, क्यों आकलन करता है? उसे क्या ज्ञात होगा? बताइए, जिससे पता चल जाए कि वो कहाँ। ये इसका उत्तर क्या होगा आपका? तीसरा इसका उत्तर होगा कि बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए करता है ये काम, आकलन जो इवोल्यूशन बोला जाता है जैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। एक, संकेत बदलना। दूसरा, संकेत मिश्रित करना। तीसरा, बहुभाषिकता। चौथा, दक्षता। बताइए, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय
समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है क्या? वो कहलाता है संकेत बदलना। ठीक है, नहीं, हाँ, इसको बोलते हैं संकेत बदलना। क्या मतलब है इसका? द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो संकेत बदलना कहलाता है, या प्रदर्शित करता है कि बच्चे ने दोनों भाषाओं के बीच संतुलन स्थापित कर लिया है। वह उस भाषा के शब्दों का प्रयोग बात करते समय करता है जिस भाषा में वक्ता उससे बात कर रहा है। ठीक, 111वां प्रश्न देखिए। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। चित्रकारी, दूसरा किरम कांटे स्क्रिबलिंग, तीसरा लिखना, चौथा स्वयं की वर्तनी। ठीक है, तो स्वयं की तो कोई वर्तनी आप बना नहीं रहे अभी। ठीक है, स्वयं की वर्तनी नहीं बना रहे, ना ही वो चित्रकारी है, उसको लिखना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो वो उनका क्या है, उसको बोला जाता है, एक शब्द खास है, उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? ये सारे जो कार्य हैं लिखे 4, इनमें से कौन सा हस्तलेखन में मदद करेगा? हस्तलेखन मतलब हैंड राइटिंग विकसित करने में। तो पहला है अलमारी में कपड़ों को फैलाना, दूसरा कुछ छलका देना, तीसरा तीलियां उठाना, चौथा धागे में मनके पिरोना। तो देखिए हस्तलेखन देखिए दो प्रकार की स्किल होती हैं, एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब जब व्यक्ति कुछ बड़े काम कर रहे थे, चल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है। और जो फाइन मोटर स्किल है उसमें क्या होता है, फाइन मोटर स्किल में आदमी बहुत ही छोटे काम कर रहा होता है, बहुत ही सावधानी से। तो लिखना भी एक सावधानी वाला काम है, फाइन मोटर है, फाइन वाले काम है। तो इसलिए इनमें से कौन सा कार्य करूँ तो मेरा बढ़ेगा, तो मैं धागा पिरोऊंगा तो मैं बहुत अच्छा लेखन भी कर लूँगा, इसका मेरा कौशल बढ़ेगा, इसमें विकसित होगा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? तो भाषा की पुस्तक में चित्र होते ही हैं, लेकिन वो किस लिए हैं, ये इसके बारे में। एक, चित्र अपरिचित एवं शब्द किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। तीसरा, बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चौथा, चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। तो चित्र अगर पुस्तक में बना है तो आपको क्या फ़ायदा होगा? सीधा सा फ़ायदा है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको इमेजिनेशन करना होता है, लेकिन बच्चों में इतना ज़्यादा तेज नहीं होता इमेजिनेशन। तो हमको क्या करना है, उनके लिए चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ को में भाषा को समझने में मदद करते हैं। कभी कभी किसी ने चित्र देखा तो उसको कहानी याद हो जाती है, प्रश्न आता है तो वो आराम से कर भी लेता है। तो ये भी आसान करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक, साहित्य की सराहना बोध, दूसरा भाषा के रूपों को, तीसरा जीवन कौशल, चौथा गत्यात्मक कौशल। बताइए। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक, साहित्य की सराहना बोध, दूसरा भाषा के रूपों को, तीसरा जीवन कौशल, चौथा गत्यात्मक कौशल। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका साहित्य की सराहना बोध। ठीक है, तो कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा था? एक, B.F. स्किनर, दूसरा नॉम चॉम्स्की, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, चौथा जीन पियाजे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्रश्न 1 से 2 तो बिल्कुल आएंगे, हर सब्जेक्ट में आएंगे। तो बताइए, भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है, ये किसने बोला है? तो ये बोला है किसने ये आपके बोला है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, क्या बोला है नॉम चॉम्स्की ने? नॉम चॉम्स्की ने ये बोला है कि आपका बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन नॉम चॉम्स्की ने कहा था। उनके अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? एक, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना,
दूसरा संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, तीसरा वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के लिए अवसर देना, चौथा नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, आप लोग भी गलती कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि नहीं वाले शब्द को आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। नहीं शब्द के प्रश्न ही ज़्यादा आ रहे हैं। समय जब किल्लत होती है, किल्लत मतलब जब आप पेपर देंगे तब वहाँ समय लिमिटेड होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नहीं अगर आपका गया तो आपका नंबर जाने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि बहुत ही आंखें खोल कर सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी ये भी कर रहे हैं और धनिया भी खा रहे हैं, मतलब कुछ भी है, मतलब साथ में आपको एकदम फोकस होके करना है। मतलब अभी जब पढ़ रहे हैं तब भी ऐसा नहीं कि आप मतलब अगर आपने खाना भी खा रहे हैं तो आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो क्या उत्तर होगा? एक वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। तो उत्तर क्या है इसका बताइए? 116 प्रश्न का, ये सारे प्रश्न कठिन हैं। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो उससे कंटेंट आपको पता चलता रहेगा कब कौन सी वीडियो आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट की आ रही है, इंग्लिश हो गया में आपका और मैथ्स हो गया। ठीक है, तो नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो ना ही रटेंगे, रटना वटना हमारे काम में ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा। रटना हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है ज़्यादातर केसेस में। निम्नलिखित, अब ये करते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? एक, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दूसरा दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, तीसरा अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, चौथा शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। बताइए, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता। बताइए, निम्नलिखित में किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? कुशलता किस में होनी चाहिए आपको? तो ये होगा अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। तो इस प्रश्न का मतलब थोड़ा समझिए। अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। साक्षरता या शिक्षण किसी भी भाषा व इसके अर्थों को समझना है। शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा की समझ विकसित करना है। ध्यान रखिएगा कि अर्थ का अंकन मतलब साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए का मतलब क्या है, किस पर? तो अर्थांकन करना और भाषा की समझ में आपको कुशलता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना डैश कहलाता है? एक, आईटी, दूसरा आईटीसी, तीसरा सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, चौथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी। बताइए, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या है, इसको सुनिए। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी दैट इज इंटरनेट का प्रयोग करना आईटीसी कहलाता है। ऐसी सामग्री जो सूचनाओं को संचित करने तथा प्रस्तुत करने के लिए सुविधा प्रदान करती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि इनके उदाहरण हैं। ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, ऑडियो विजुअल जिसे बोला जाता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार की सूचना एवं संचार माध्यमों को प्रयोग किया जाता है। इनके माध्यम से शिक्षार्थी भाषा के नए रूपों को परिचित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आईसीटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न अच्छे हैं। अगर आप बीएड अभी प्रथम वर्ष में हैं, आपका दूसरा वर्ष है, तो फिर तो थोड़ा बहुत आप पढ़े। अभी अगर पहले सेमेस्टर वाले बच्चे हैं आप, तो कोशिश करिए कि अपनी कोर्स बुक भी थोड़ा बहुत देखते रहिए, क्योंकि आपका सेमेस्टर होगा जनवरी फेब में होगा, बाद में होगा आई गेस, तो उससे ही रिलेटेड है ये। जो पहला साल पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो कंप्लीट कर चुके हैं उनका तो पूरा ज्ञान होगा मेरे हिसाब से। चलिए 119वां क्या कहता है? विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं डैश रूबिक्स। दूसरा जांच सूची, तीसरा अनुसूची या विस्तृत सूची, चौथा क्रम निर्धारण मापनी। तो विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं क्या? विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं क्या कहते हैं? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसको बोलते हैं रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स क्या है मतलब इसका? विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षकों
द्वारा लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषणों, विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों के आकलन करने के लिए हेतु किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, किस पे अधिक बल देती है बताइए? शुद्धता पर, ठीक है, शुद्धता पर, पहला शुद्धता पर, दूसरा प्रवाह पर, तीसरा उपयोगिता पर, चौथा उच्चारण पर। तो व्याकरण अनुवाद विधि किस पे ध्यान देती है? ये तो बहुत सरल है मेरे साथ पे। आपको शुद्धता पर क्या देती है? बल देती है। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है शुद्धता पर। इस विधि में शिक्षार्थियों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पेडागोजी के सारे प्रश्न हो गए। अब हम जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो किसके होंगे? आपके गद्यांश और पद्यांश के होंगे, तो उनको भी ध्यान से आपको सुनना है। प्रश्न आसान होंगे, ये ध्यान रखिएगा, बट अब इन 15 में से आपको 15 तो बहुत ज़रूरी है आना, तभी, क्योंकि मचेगा गेम। प्रश्न कठिन आएंगे तभी कठिन आएंगे। देख रहे हैं आप कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अतिरिक्त महादेव देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी के प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यानिष्ठा में से उत्पन्न होने वाले विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों के ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया। गांधी जी के पास आने से पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत की साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। साहित्य व संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र और आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप, शिशर नाटिका, शरत बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनके साहित्यिक गतिविधियों की देन है। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल आपका था, ऐतिहासिक गद्यांश था। अब इस पे प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, सुनिए। पहला क्या कहता है? उदार का समानार्थक शब्द नहीं है। एक सहृदय, दूसरा उदात्त, तीसरा महानता, चौथा श्रेष्ठ। बताइए इसका उत्तर बताइए इसका तुरंत कमेंट बॉक्स में। उत्तर क्या होगा? उदार का समानार्थक शब्द नहीं है श्रेष्ठ, बाकी सारे जो है महानता और सहृदय, उदात्त, ये मतलब अभी तो श्रेष्ठ इनका समानार्थक नहीं है। आग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? आग्रह शब्द का विलोम होगा, बताइए। आग्रह शब्द का विलोम होगा, एक दुराग्रह, दूसरा आदृत, तीसरा विश्वास, तो चौथा आह्वान। बताइए तो उत्तर क्या होगा इसका? एकदम सरल है, दुराग्रह होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। एक शीर्षक नाटिका, दूसरा आड़े हाथ, तीसरा तीव्र मतभेद, चौथा विरोधी प्रचार। बताइए उत्तर। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? चौथा विरोधी प्रचार। ठीक है, ये जो है आपका विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, नहीं की बात है, ध्यान रखिएगा। आड़े हाथ, तीव्र मतभेद और विरोधी प्रचार सारे विशेषण विशेष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो क्या विषय आपको लगा पढ़ने के बाद? एक, गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई, दूसरा गांधी जी और विविध समाचार पत्र, तीसरा महादेव जी का साहित्य संसार, चौथा गांधी जी का अनुपम साहित्य। तो यहाँ आपको ज़्यादातर बात जो हो रही है वो क्या हो रही है? महादेव भाई की हो रही है, और वो भी किसके
कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी के, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई, इसका शीर्षक हो सकता है उचित। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस पत्रिका में क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों की चर्चा करते थे? एक नवजीवन, दूसरा इंडियन ओपिनियन, तीसरा यंग इंडिया, चौथा हरिजन। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो आपका उसमें भी आ सकता है, हिस्ट्री वाले पार्ट में भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यंग इंडियन में पढ़ते थे। ठीक है, यंग इंडियन में वही पत्रिका में उनका छपता था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी कहाँ कार्यरत थे? एक सरकारी विद्यालय के प्राध्यापक के रूप में, दूसरा सरकार के एक पुस्तकालय में, तीसरा सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में, चौथा सरकार के अनुवाद विभाग में। तो अगर ध्यान से गद्यांश सुना है तो एकदम मेरे हिसाब से उत्तर सरल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बात करनी ही नहीं, सरकार के अनुवाद विभाग में काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके 15 नंबर तो आपके लिए आसान होने चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10-15 तो कर लीजिए तो हो जाएगा आराम से। हम लोग कर चुके हैं, रेगुलरली क्लास हो रही है, तो कोशिश करिए कि आप जुड़े रहें। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश के अनुसार किसे पेशे में काले को सफ़ेद व सफ़ेद को काला कराना होता है? एक पुलिस के, दूसरा वकील के, तीसरा अनुवादक के, चौथा राजनीति के। तो ये भी अगर आपने गद्यांश अभी पढ़ा है ध्यान से तो एकदम तुरंत खड़ाक से उत्तर दे देंगे, वकील के। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन प्रसिद्ध साहित्यकारों के साहित्य में महादेव जी व उनके दोस्त की रुचि थी? एक रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा शरत चंद्र चटर्जी, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा महात्मा गांधी। तो मेरे हिसाब से ये भी एकदम सरल प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप दे देंगे खटाक से। इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, तीसरा मतलब प्रश्न उत्तर हो जाएगा। 99 प्रश्न का उत्तर दीजिए। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? एक सन, दूसरा सम, तीसरा संस, चौथा कार। बताइए 99 प्रश्न, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका सम। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा आपका गद्यांश पार्ट हो गया है। अब हम पद्यांश करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए इसका। क्या परिचय दूं मैं अपनी द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा या ज्ञासेनी का? सभी संज्ञाएं विशेषण हैं या संबंध सूचक? कभी गौर किया है तुमने, मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से औचक ही निहिस्त्रत मैं। सबको स्तब्ध कर खुद की प्रयोजन बनती रही अजन्म। सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते ठगते नहीं। लाखों लोगों की मृत्यु का कारण है रही, और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। ना माँ का सम्मुख सब जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और ना कुरु सभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। तो अब यहाँ प्रश्न, ये आपका कविता है, अब इस पे प्रश्न है 100। वहाँ प्रश्न क्या कहता है? निःसृत शब्द है, एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा वैसे। अब इस तरह का एक प्रश्न आ गया, देखिए। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है आपका तत्सम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, संधि विच्छेद हो क्या है? एक द्रोणा धन चार्य, दूसरा द्रोण धन चार्य, तीसरा द्रोण धन आचार्य, चौथा द्रोणा धन आचार्य। तो ये तो बहुत सरल है मेरे हिसाब से, तुरंत आपको बताना चाहिए। इसका उत्तर होगा आपका तीसरा द्रोण धन आचार्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पांचाली का से आशय क्या है? एक 5 पतियों की पत्नी, दूसरा पांचाल देश की राजकुमारी, तीसरा पांचाल जाति के लोग, चौथा 5 बेटों की माँ। तो एकदम आसान है ये भी मेरे हिसाब से। 5 पांचाल देश की राजकुमारी को पांचाली बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता को चाहिए था एक योद्धा। यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? एक द्रुपद, दूसरा अर्जुन, तीसरा अश्वत्थामा, चौथा धृष्टद्युम्न। तो कौन है वो योद्धा? योद्धा आपका है अश्वत्थामा। पिता को चाहिए था एक योद्धा, पंक्ति में द्रौपदी में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें धृष्टद्युम्न की बात हो रही है। यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ? एक पांचों पांडव, दूसरा धृष्टद्युम्न, तीसरा द्रौपदी, चौथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो दोनों हुए थे अग्नि के उससे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? एक पांचाल, दूसरा कौरव कुरु, तीसरा पांडव, चौथा आभीर। तो मेरे हिसाब से तो आप आसानी से बता देंगे क्या बोला जाता है? पांडव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। अच्छा, ये वाले प्रश्न हम कर चुके। ठीक है, तो ये आपके कविता और उसके प्रश्न थे, सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। कोशिश करिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप उसमें उत्तर बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो।
बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एटलीस्ट 10 से 15 लाइक तो कर ही दिया करिए ना, देखते लोग हैं 40 50 70 लोग तक देख लेते हैं, तो उसमें से अगर 10 लोग 15 लोग लाइक कर दें तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।